हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप लोगों को भी पता है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत और समझौता हो रहा था, जो कि बीटीए के तहत हो रहा था। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों बात कर रहे थे। तो इसमें चर्चा में जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है, 20 से 23 तारीख तक चर्चा हुआ। मेरा आवाज़ क्लियर आता है ना? कहीं बीच बीच में डिस्टर्ब तो नहीं होता है? तो कमेंट्स कर दीजिएगा अगर कुछ होता है। तो इस तरह की चर्चा हो रही थी। तो बायलैटरल ट्रेड को लेके, बीटीए को लेके, ठीक है, ख़राब नहीं है। एग्रीमेंट क्या हुआ, तो यहाँ पर ही दिखा रहा है कि डीसी का दौरा किया, है ना, वाशिंगटन डीसी का दौरा किया। तो दौरा करके वापस आ गए। तो पीयूष गोयल साहब कोई भी, बस यहाँ क्या बोला गया कि चर्चा हुआ और दूरदर्शी चर्चाएँ हुई, ठीक है, दूरदर्शी चर्चा हो गया और प्रगति का संभव हुई, जिसमें मुख्य मुद्दों पर प्रगति संभव हुई, हो गया। मतलब फाइनली आपके पास कोई ऐसा आउटकम नहीं आया है। जैसे ना एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट आता है ना, तो आदमी बोलता है ना कि हाँ जी कौन चीज़ आया, तो उसमें आदमी बोलता है कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, गांधी डिवीज़न, कुछ तो बोले, या फिर फेल हो गए तो कुछ तो बोलेंगे ना। अगर रिजल्ट ही नहीं निकला, रिजल्ट देखने गए और आप लोगों का मान लीजिए कुछ स्टूडेंट का विचाराधीन रख दिया गया, और फिर पंगा पड़ गया भाई ये विचाराधीन क्या होता है। तो एज इट इज भारत का भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, लेकिन दूरदर्शी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। लेकिन जिस चीज़ के लिए गए थे तो सीधा नतीजा मतलब कह दिया जाए कि अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा, बात हो रहा है, अभी वो चल रहा है। समझ गए? जो चीज़ हम नहीं बोलना चाहते हैं कि नहीं हुआ बोल के डायरेक्ट बोल दे, तो वो भी नहीं बोल सकते ना। बात तो हो ही रहा है, तो नहीं भी आप नहीं बोल सकते। तो ये है, मतलब अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़िया है। तो ये चीज़ भी आप देख के समझ सकते हैं। हाँ, इस बीच में कुछ ट्रेड जो एफटीए है यूएस के साथ, तो दूरदर्शी है, और इसमें डिजिटल ट्रेड, मार्केट एक्सेस और सप्लाई चैन को मजबूत करने जैसे मुद्दाओं पर पॉजिटिव प्रगति हुई है। बस ये हुआ, मतलब पॉजिटिव प्रगति कहाँ हुई, तो इन क्षेत्रों पे हुआ, डिजिटल ट्रेड, मार्केट एक्सेस, सप्लाई चेन को मजबूत करने को लेके। चलो जी, बढ़िया बात है। लेकिन इसके अलावा ब्रिटेन के साथ जो, यूके के साथ जो एफटीए हुआ, ये काफ़ी पॉजिटिव रहा। और मई 2000, मतलब 10 दिन के बाद, मई 2026 से ये ऑपरेशनल होने की पूरी संभावना है। तो ये जो है ना, काफ़ी पॉजिटिव है। और कपड़ा, गहने, समझ रहे हैं ना, और भी कई क्षेत्र में, मतलब अच्छा। तो यूके के साथ जो एफटीए हुआ है और ये जो मई से स्टार्ट होने की संभावना अगर हो जाता है, तो ये एक मार्केट में नया जान फूकेगा, बराबर है। साथ में ओमान के साथ भी वो हो रखा है, ओमान के साथ सीएपीए के तहत हो रखा है, पूरी तरह तैयार है ना। और ये भी 1 मई से जो मंजूरी मिल जाएगा, और 99% निर्यात पर ओमान में कोई ड्यूटी या जीरो ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ गया ना? तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये भी आपको ओमान के साथ भी होने वाला है। साथ में ईयू, यूरोपीय यूनियन, इनके साथ भी जो सहमति बन गई है, और ये भी पूरी तरह लागू होने में 8-9 महीने, जनवरी में इनके साथ जो था वो सहमति हो गई थी, और 8-9 महीने का समय लगेगा। तो ईयू वाला ट्रेड में थोड़ा अभी टाइम है। लेकिन जो यूके वाला ट्रेड से होगा, इससे जो एक्सपोर्ट में बड़ी बढ़ोतरी होगी, और ओमान वाला जो जीरो ड्यूटी का सिस्टम है तो अच्छा है। हाँ, अमेरिका में जो अभी बातचीत हुआ है, तो इसको डिजिटल ट्रेड और निवेश के तौर पे एक अच्छा माना जाएगा। तो ट्रेड डील के स्तर पर यही अपडेट है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा यूएस और ईरान के बातचीत पर, कि अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस पर भी हम थोड़ा सा टॉक कर लेते हैं। यूएस ईरान युद्ध पर अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम लोग का मार्केट बंद होने के बाद यूएस मतलब ईरान से वार्ता के लिए, मतलब हम लोग का मार्केट बंद हो गया, उसके बाद ईरान से उनके जो विदेश मंत्री है, ये वार्ता के लिए पाकिस्तान को जा रहे हैं, इस्लामाबाद को जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ ईरान का छवि थोड़ा सा खराब होने लगा। आप अपना वर्चस्व दिखाने लगे, जो कि आप यूएस से लड़ रहे थे तब तक तो ठीक था। अब क्या है कि आप मतलब जहाज वहाज को जो पकड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मेरा ही कब्जा है, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव थॉट जाता है। तो अब ये भी बात है कि निगेटिव थॉट जाए चाहे पॉजिटिव थॉट जाए, तो उससे क्या करना है। तो अब जैसे भारत आ रहा था गुजरात जहाज, उसको आपने मतलब पकड़ लेना, मतलब इस तरह का जो है थोड़ा सा निगेटिव थॉट को दर्शाता है। उस थॉट को दूर करने के लिए ये बोले कि चलते हैं, जो डेलीगेशन है बना के जाते हैं। अमेरिका तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के सारे कैमरा उमरा सब कुछ लगा रहेगा, जो कि अमेरिका को पूरा अपडेट करता रहेगा। वो तो एक नॉर्मल सी बात है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ही क्या हुआ कि जो इनका भी प्रॉब्लम है, और ये चीज़ अमेरिका भी भाप गया है कि स्टोरेज, ईरान के पास स्टोरेज नहीं है। अब स्टोरेज नहीं होने के कारण ईरान जो है वो कहाँ रखेगा, समझ गया ना। तो स्टोरेज नहीं होने के कारण, मतलब जो तेल है उसके पास जितना स्टोरेज है वो 15 दिन का है, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। अब हकीकत क्या है ये तो हम लोग को नहीं ना पता है।
और ना हम ईरानी हैं, चाहे ईरान के पूरे मतलब हम लोग जानकार हैं। तो जैसा न्यूज़ आ रहा है कि इस तरह से मतलब जो हो रहा है, तो उसके पास जगह कम है। अब वो तेल को नहीं रखेगा, तेल को ज़मीन में छोड़ देगा, तो शायद तेल का कुआँ में पानी वगैरह भर जाता है। और एक बार पानी भर जाने के बाद तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। अभी भी इनका पुराना जो है वो सिस्टम से चल रहा है। तो इस तरह की पूरी कार्रवाई चल रहा है, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल नुकसान ना हो, इसलिए ईरान अभी जा रहा है वार्ता पे। नहीं तो नहीं जाता, ईरान भी नहीं जाता। ईरान भी बोलता कि नहीं हम नहीं जाएँगे, जाओ। लेकिन ईरान अभी जा रहा है, तो हो सकता है कि उसको इस चीज़ का एहसास है, इसलिए जा रहा है। हालाँकि वो तो सैंक्शन में ही अपना ज़िंदगी निकाला है, तो वो तो गरीबी और मतलब कमी में ही अपना टाइम निकाला है, तो वो तो अंदर से स्ट्रॉन्ग ही है। और जिस तरह से दिख रहा है, तो उस हिसाब से अभी अमेरिका का जो तीसरी जंगी जहाज़ है, वो भी ईरान में आ गया है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि अमेरिका इतने सारे विस्फोटक जहाज़ों को लेके फर्स्ट बार ईरान के चारों साइड में घेर लिया है। अब इतना जब तीसरा भी जंगी जहाज़ लाया है, तो ये फ्री फंड के लिए तो लाया नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन ईरान के पास जो जैसे मतलब एयर फोर्स नहीं है, लेकिन उसके पास ड्रोन फोर्स है, और ड्रोन फोर्स से उसने तबाही मचा दिया सब जगह। ड्रोन फोर्स और बैलिस्टिक, मतलब ये युद्ध का एक नया कैटेगरी निकल के आ रहा है सामने, कि जहाँ पर ही आपको पायलट की जरूरत ही नहीं है, ड्रोन से ही सेट किया, भुंय मच्छर की तरह भिनभिनाते हुए गाँव बढ़ाम। उसको मारने के लिए अब आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया का मिसाइल मारिएगा तो वो भी नहीं है ना। तो ये चीज़ है, तो अब उसको मारने के लिए शायद लेज़र गाइडेड मिसाइल वगैरह, लेज़र गाइडेड सिस्टम अभी अमेरिका लेके आया है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा भारत ने कौन सा सिस्टम से मार किया भाई, कि पाकिस्तान के द्वारा इतना ड्रोन भेजा गया, सब मार के गिरा दिया, सब मार के गिरा दिया भारत ने। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं निकल के आया। अब या तो न्यूज़ दबा दिया जाता, न्यूज़ दबाता भी तो कुछ समय के लिए दबाता, देर सवेर मान लीजिए आप ही का घर पे आके बम गिर गया, तो आप उस समय तो रुक जाओगे, लेकिन बाद में रुकोगे? पॉसिबल ही नहीं है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तुरंत आदमी सोशल मीडिया पे डाल देगा, आप नहीं डालिएगा तो पड़ोसी डाल देगा। हैं? कितना कौन धमकाएगा सरकार? पैसा देगा तो एक को देगा ना, बाकी जो जलने वाले तो और ज़्यादा वो डाल देता। तो भारत ने जो लेज़र बीम टेक्निक से काम किया, शायद वही लेज़र बीम टेक्निक अभी अमेरिका अपनाने जा रहा है। तो भारत ने इतने सारे ड्रोन आया, 500-500, 700 ड्रोन फेंका, और भारत ने लेज़र बीम से सबको गिरा दिया, मतलब सबको डिस्कनेक्टेड कर दिया, बोला चल नीचे चल। तो अब ये भी अमेरिका के लिए काफ़ी है। अभी अमेरिका को एक नया चुनौती आ गया, उसका जो स्पीड बोट नहीं होता है, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं गोवा में या कहीं भी, तो स्पीड बोट पे बैठा के घुमाता है, चाहे डैम वगैरह में, तो वो स्पीड बोट उनके लिए सबसे अच्छा हथियार हो गया। वो स्पीड बोट से खटाक से मतलब वो मच्छर की तरफ पहुंच जाता है। अब उसको निशाना कैसे बनाइएगा, इतना भागवे करता है और इतना मतलब वॉलेटाइल है, वो इतना जल्दी अपना टर्न करता है कि उसको निशाना बनाना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब ये चक्कर अमेरिका के लिए नया हो। और एक शिप को अभी आप लोग देखे थे ना, एक इतना बड़ा शिप है, हैं बताइए, और उसको इतनी छोटी सी शिप बोर्ड में गया और आदमी ऊपर में चढ़ के जो इजराइल दिखा रहा है। तो ये सब भी चल रहा है ना, तो इसका भी असर अच्छा देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी अमेरिका कुछ और सोच के बैठा है। तो अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है। बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, और 105 के पास ब्रेंट टिका हुआ है। ठीक है, 105 के पास ब्रेंट टिका हुआ है। एक नज़र बंगाल इलेक्शन पर भी मार्केट का है। देखिए मार्केट सब जगह दिखता है, मार्केट वैसा गार्जियन है कि उसका नज़र हर जगह रहेगा। एचसीएल इंफोसिस का जो मतलब भविष्य का आउटलुक सही नहीं है, तो लंका लगा दिया ना आईटी में, तो कोई नहीं, लग गया, एक दिन 2 दिन हो गया बस, उसके बाद वापस हो जाएगा, चाहे कुछ दिन साइडवेज होगा फिर उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी बंगाल इलेक्शन पे भी सरकार का नज़र है, और सरकार बुरी तरह से बिजी है बंगाल इलेक्शन में। तो आप समझिए अभी दीदी फंस गई कहाँ, झालमुड़ी में। अरे दीदी को तो अच्छा से बोलना चाहिए कि हाँ भाई झालमुड़ी का तो हम लोग खाते हैं, तो झालमुड़ी पे राजनीति करने लगी। झालमुड़ी पे राजनीति करने लगी। उनको तो ऐसा बोलना चाहिए कि देखो बंगाल का झालमुड़ी इतना फेमस है कि देश के प्रधानमंत्री भी आके उसको चखें। तो उल्टा बोलिएगा तो फिर तो मोदी जी को आप नहीं जानते। मोदी जी को अगर आपको हराना है उल्टा बोल के नहीं, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी रहे। मुझे राहुल बाबा से खाली, राहुल जो पप्पू जिसको बोलते हैं, उनसे मुझे एक ही चीज़ का खाली, और उसी दिन से वो मेरे नज़रों से गिर गए, जब वो मनमोहन सिंह जी ने जो बिल लाया और प्रेस के सामने उसने बिल फाड़ दिया और फेंक दिया, उस दिन से मेरे सामने राहुल जी वो एकदम ख़त्म, वो पप्पू ही रह गया, वो मेरे नज़रों के सामने गिर गया। यार देश के प्रधानमंत्री ने कोई बिल दिया और आप फाड़ दोगे, वो जो दिन था ना आज तक मतलब नज़र के सामने है। वो गोल सा बैठा हुआ था, प्रेस मीडिया सब सामने था, भाई साहब चौड़ा हो गया आया, बिल देगा फाड़ा चल दिया। वो तो मनमोहन सिंह जैसे समझदार और मतलब वो थे जो, तो चलिए जो भी रहा, तो उस समय से राहुल जी का तो सिस्टम ठीक नहीं है। अब यहाँ मोदी जी आ गए हैं और इधर ममता दीदी आ गई, तो अभी देखिए इस बार बड़ा कांटे का मुकाबला है। अब मोदी जी जीतेंगे कि ममता दीदी जीतेगी, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन बंगाल का इतिहास है कि हिंसा बहुत होता है, और हिंसा इस बार मतलब जिस तरह से हिंसा होता है ना, तो इस बार सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और वोट काटा है। जो हमारे बांग्लादेश से लोग आ जाते थे
मुर्शिदाबाद, कूच बिहार प्लस ये मतलब इस तरफ से जो भी इलाका से घुस के जाके वोट दे के चल जाते थे। 300 टका 400 टका मिला, मज़े आ गए भाई साहब, दिहाड़ी मजदूर की तरह आते थे, वोट दे के चल जाते थे। तो काफ़ी सिस्टम में सुधार हुआ है। अभी देखिए अब कौन जीतता है, उम्मीद तो है कि बीजेपी जीतेगी, बाकी ममता दीदी अपना सत्ता बचा पाएगी तो बहुत अच्छी बात है ना? सत्ता बचा पाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि भारत की राजनीति में अभी सबसे तगड़ा विरोधी यही ममता दीदी थे, अब इनका भी देखना है। अब राघव चड्ढा जी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पता है कि नहीं? तो और वो अच्छा हुआ कि वो 2 तिहाई वोट के साथ शामिल हुए। मान लो पंजाब में 10 सीट था तो 7 सीट लेके शामिल हो गए कहाँ अपना भारत इसमें बीजेपी में। तो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो राघव चड्ढा जी बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। और मैं तो चाहूँगा कि मतलब मैं तो ऐसा प्रार्थना कर सकता हूँ कि जब आप इतना अच्छा मुद्दा उठाए हैं तो बीजेपी में आए हैं तो इनको एक अच्छा, देखिए अच्छे नेता हैं, भले जो भी हो, अच्छा छवि है, तो इनको एक फाइनेंस का दिया जाए और फाइनेंस का दे के फिर इनसे, क्योंकि देखो अब निर्मला ताई जो है ना उम्रदार हो गई, अब उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो राघव चड्ढा जी को अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री या इस तरह का कोई महत्वपूर्ण, ठीक है एक बार में नहीं, धीरे धीरे ही दें, तो अगर उनके तरफ से वैसा काम होता है और जो कि देश के हित में है, मार्केट के हित में है, तो ये तो काफ़ी अच्छा, एक बढ़िया है। नहीं, कोई गलत नहीं है। देखिए गलत आदमी के साथ रहने से अच्छा है, अगर दुश्मन आपका समझदार है तो उधर ही निकल जाना। अगर आपका साथी चोर है, आपका साथी घोटालाबाज है, दगाबाज है, जिसने अन्ना को भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, तो ठीक है, दूरी बढ़ा लेना कोई गलत नहीं है। समय के अनुसार सब बदलता है और राजनीति है, तो इन सब चीज़ों का अपडेट चल रहा है। इतना तो यूएस मार्केट भी ठीक ठाक चला, और फिलहाल क्या है ना, देश का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या स्थिति हो रही है। और यहाँ पर फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी है 112 पे है, तो ठीक है, हम लोग भी 112-100 के आसपास थोड़ा सा पोजीशन हल्का कर लिए, कैश में है, नीचे आएगा तो लेंगे, ऊपर जाएगा तो कोई नहीं, 400 के ऊपर फिर ले लेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।